क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं, आप 10th क्लास में करके आए, बट स्टिल हम रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। आपको ऑड इंटीजर्स कैलकुलेट करने हैं, सम कैलकुलेट करना है किसका? क्वेश्चन नंबर 1, ऑड इंटीजर्स का फ्रॉम 1 टू 2001। अब ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, आपको ऑड इंटीजर का अगर सम कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट सम? Sn is n/2 2a प्लस n-1 into d, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? n/2 a प्लस n। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पर ध्यान से देखेंगे दोनों फॉर्मूलाज यूज करने के लिए आपके पास क्या क्या वेरिएबल्स हैं? a इज फर्स्ट टर्म, L इज योर लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म भी आपको पता है 1, लास्ट टर्म भी पता है 2001, बट आपको क्या नहीं पता? आपको n की वैल्यू, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं वो आपको नहीं पता। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका, अब nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे? an इज योर लास्ट टर्म, an इज नथिंग बट a प्लस n-1 into d, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो इससे आप क्या करेंगे? nth टर्म के फॉर्मूला से यू विल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब आ जाएंगी उनको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए an इज जितनी टर्म निकालनी है, अगर मैं इसको बोल रही हूँ nth टर्म, अगर मैं इसको nth टर्म कह रही हूँ, इसका मतलब जो यहाँ पे n आएगा वो भी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देगा टिल 2001। nth टर्म आप जिस मर्जी को पुट कर दो, आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वहां तक निकल आएंगी। सपोज मैं ये कह रही हूँ 1 3 5 7 and so on up to 1997 1999 and 2001। अगर मैं इसको nth टर्म मानूं तो जो n निकलेगा वो टोटल टर्म्स निकलेंगे टिल 1997। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए व्हाट इज an? 2001 is equals to what is first term? First term is 1 plus n-1 into d. What is d? अगर ये सीक्वेंस है, d is nothing but a2 minus a1, a2 is 3, a1 is 1। वैसे भी दो ऑड टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस रहता है that is always 2। दो इवन टर्म्स के बीच का डिफरेंस is always 2। ये बन गया d is 2, ये बन गया 1 plus 2n minus 2, और आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं n-1 into 2। ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2000 is equals to n-1 into 2। ध्यान से देखेंगे ये 2 इस n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 1000 is equals to n-1। आपको n-1 की वैल्यू नहीं चाहिए, यू नीड टू कैलकुलेट n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1000 plus n which is 1001। तो how many total number of terms are there? There are total 1001 terms। तो अब आप क्या करेंगे? Sn में हम ये फॉर्मूला, ये टर्म्स को हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। What is n? फॉर्मूला क्या है? n/2। चलिए सम ऑफ how many terms? 1001 terms, जिसकी फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 2001। कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ 1001 टर्म्स is n/2, n is 1001 upon 2 into what is a is 1 plus last term is 2001। ये बन जाएगा 1001 upon 2 into 1 plus 2001 is nothing but 2002। 2 से हम इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1001 into 1001। अब आपको पता है 1001 को जब हम 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपने इसका मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, ये आ जाएगा 1002,001। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे ऐसे टर्म्स का 11 101 1001 10,001 इसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं? इट इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 1001। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1001 का स्क्वायर, जो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करना आता है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन है।
चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। आपको वो सारे नेचुरल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं जो किसके बीच लाई कर रहे हैं, 100 एंड 1000 के बीच लाई कर रहे हैं। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स मतलब 100 और 1000 के बीच लाई कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना, we will not include 100 and 1000, not include 100 and 1000। क्यों? क्योंकि उसके बीच जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैलकुलेट करने हैं, 100 और 1000 को उसमें कवर नहीं करना है, उन दोनों के बीच के जो नंबर्स हैं। ठीक है जी, आगे भी कुछ बोल रहा है, which are multiples of 5, जो किसके मल्टीपल्स हैं, which are multiples of 5। अब ध्यान से देखते हैं, क्या 100 5 का मल्टीपल है? जी बिल्कुल है। अगर if 100 is multiple of 5, then what is the next number which is multiple of 5? Obviously 105. Now required set of numbers, कौन से required set of numbers आ गए आपके? 105, 110 and so on up to what is the last number? Last number is 1000 के बीच निकालना। चलिए, क्या 1000 5 का मल्टीपल है? जी बिल्कुल है। 5 का मल्टीपल जिसके एंड में 0 है, that number is multiple of 5। अब अगर 1000 मल्टीपल है 5 का, तो इससे छोटा नंबर which is multiple of 5 will be 995। तो बेसिकली you have to calculate sum of these terms। अब अगेन आपको एक, क्या ये AP है? जी बिल्कुल है, because it is multiple of 5। अगर आपको आए मल्टीपल ऑफ 3, क्या AP बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। मल्टीपल ऑफ 10 AP बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं, विद कॉमन डिफरेंस 10। क्या मल्टीपल ऑफ 9 AP बनाते हैं? यस, मल्टीपल ऑफ 9 फॉर्म्स एन AP विद कॉमन डिफरेंस 9। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है ये, यहाँ पे भी वही हो रहा है। दीज आर मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 5 विद कॉमन डिफरेंस 5। अगेन if you need to calculate the sum, अगेन सम के दो फॉर्मूला है, n/2 2a plus n minus 1 into d। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ज्यादा बेटर ये लगता है क्योंकि फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट भी गिवन है, दोनों को ऐड करके आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए, अगेन जब आप ये देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये आपको नहीं पता। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, टू कैलकुलेट n which is number of terms, कभी भी आ जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालो AP की, हमेशा nth टर्म का फॉर्मूला। जहां तक आपको दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ AP, आपको टोटल n निकालना है। आप हमेशा लास्ट टर्म को ले लोगे an, और वहां पे फर्स्ट टर्म विल बी योर 105। कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया, a is 105, d is 995, सॉरी an या मैं इसको l भी कह सकती हूँ is 995, एंड योर कॉमन डिफरेंस इज a2 minus a1। चाहे आप फॉर्मूले से कर लो, वैसे भी आपको पता ही है 110 minus 105 is nothing but 5। चलिए, टू कैलकुलेट n you have to use the nth term का फॉर्मूला। What is the formula of nth term? a plus n minus 1 into d. What is an? an is your 995 is equals to a is 105 plus number of terms आपको कैलकुलेट करना है, minus 1 into d is 5। ये 105 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये जब माइनस होगा, चलिए मैं इसको इधर लेके हम माइनस कर लेते हैं, n minus 1 into 5, ये बन गया 09890 is equals to n minus 1 into 5। ये 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हमेशा यही सेट ऑफ स्टेप्स रहेंगे whenever you are calculating in total number of terms। 890 divided by 5 is equals to n minus 1। ये कैलकुलेट करेंगे, 5 339 70 35 170। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा दैट विल बी 179। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम 105 टू 995 इज 179। चलिए, अब आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल गए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट, यू वांट टू कैलकुलेट सम ऑफ n टर्म्स। व्हाट इज n की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 179। देखिए, दिस इज द फॉर्मूला जो हम सम के लिए यूज करेंगे। Sn is n/2 a plus
L, तो हम सीधा सम का जो फॉर्मूला यूज कर लेंगे वो होगा S179 is equals to n by 2. What is n? n is 179 upon 2. What is a? First term is 105 and what is your last term? Last term is 995. चलिए S179 is equals to 179 divided by 2 into इन दोनों को प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 0 0 1100. S179 is equals to, it is 550, 179 into 550, ये बन गया आपका सम ऑफ 179 टर्म. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था जो हमने पहले किया था. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 179 into 550 को, इसका आंसर आएगा 98450. 98450. तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही. आपको बेसिकली जब भी सम का फॉर्मूला यूज करना है, जो भी चीज आपसे पूछी हुई है, आप पहले उसका फॉर्मूला एक जगह लिख लेंगे. लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है. मैंने Sn का फॉर्मूला लिखा, आपको n पता होना चाहिए. व्हाट इज n? n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. आपको a विच इज फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, l विच इज लास्ट टर्म पता होनी चाहिए. दूसरा फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी हो जाएंगी, वो तब हम यूज करते हैं जब आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन है. बहुत सारे क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन होती है, तो उन क्वेश्चंस में आप n by 2 2a plus n minus 1 into d. आपको ये बोला हुआ है find the sum of first 50 terms where first term is this and the common difference is this. उस केस में आप n by 2 2a plus n minus 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे. चल अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर. इसको नोट करेंगे. थर्ड क्वेश्चन कहता है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2. ध्यान से देखेंगे, एक एपी में जो जो समझ आता है, जब आप मैथ्स कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा क्या है करने का. आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन से जो भी चीजें आपको समझ आ गई, एक लाइन पढ़ी, उस क्वेश्चन से एक लाइन पढ़ के जो भी समझ आया आप उसको कॉपी पे लिख लें. नेक्स्ट लाइन में जो भी समझ आया उसको कॉपी पे लिख लें. जो भी निकालना है वो बाद में लिखेंगे. कभी भी पूरा क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज मत होना. बहुत बार आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको पहली लाइन समझ आ जाती है, दूसरी समझ आती है, पर एंड तक पहुंचते पहुंचते आप सारा कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा ये बोला था अब क्या करना है, क्योंकि हमारा सारा फोकस इस पे रहता है आंसर क्या होगा, वो हम प्रोसेस छोड़ देते हैं. तो कभी भी पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ने के बजाय आप हमेशा एक एक लाइन पढ़ेंगे, जो बोला हुआ है वो आप नोट करते रहेंगे. इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2. फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट a, और वी कैन से a1. First term is 2. Let's say a is 2. Next part में and sum of first 5 terms. Sum of first 5 terms. First 5 terms. Sum of first 5 terms is equals to 1/4 the sum of next 5 terms. 1/4 sum of next 5 terms. अगेन जो भी आपको समझ आ रहा है आपको लिखेंगे, ताकि आपको देखने में आसानी हो, तब वो इजीली चीजें समझ भी आती हैं. आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे, आपको क्या पता आपको सारा क्वेश्चन आता हो, पर एंड तक आते आते आप सबको इतना मिक्स कर देते हैं कि आपको लगता है नहीं वो क्वेश्चन नहीं होने वाला है. हमने जो भी क्वेश्चन से पढ़ा है हमने यहाँ पे लिख दिया. चलिए, show that 20th term is minus 1 1 2. आपको ये शो करना है, to show 20th term is minus 1 1 2. बेसिकली अगर आप देखेंगे शॉर्ट में ये बोला गया है find the 20th term, और उसका आंसर भी आपको आता है. बड़ी सिंपल सी बात है. if I am asking find the 20th term, what will be the formula? a plus 19d. a plus 19d, in a plus 19d you have to calculate. चलिए, if I am saying 20th term, it means a20. Formula for a20 is nothing but a plus 19d. You have to find a which is first term and you have to find d which is common difference. Let's start with our conditions जो हमारे पास given है. चलिए, first 5 terms is next 5 term. अगर एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म a है, let the AP is, मैं AP let कर लेती हूँ. क्या let the AP is where first term is a
एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। मैंने एक एपी खुद से लेट कर दी। सपोज आपको ए भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, तो आप क्या एपी लेट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो एपी विल बी, फर्स्ट टर्म विल ए, नेक्स्ट विल बी ए प्लस बी, अगली हो जाएगी ए प्लस 2b। इन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म का पहली टर्म आ गई ए, नेक्स्ट आ गई ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, दीज आर द फर्स्ट 5 टर्म्स। उसके बाद सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब टोटल 10 टर्म्स यूज हुई है। चलिए जी, तो 10 टर्म्स कैसे बन जाएगी, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, कॉमा a प्लस 9d। दीज आर द टोटल 10 टर्म्स, पहली 5 का सम। अगेन अब पहली 5, 1 2 3 4 5, सम ऑफ दीज 5 टर्म्स is equals to 1/4 sum of these 5 terms। बड़ी सिंपल सी बात बोली हुई है। और सबसे मजे की बात इस चीज में, इसमें आपको गिवन क्या है, a ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ आपका बचता कौन सा वेरिएबल है, d वेरिएबल बचता है। इट्स वेरी सिंपल। चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सम ऑफ इन 5 का सम क्या आ जाएगा, जो मैं कैलकुलेट करती हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू a is nothing but now a is equals to 2। चलिए a की वैल्यू 2 पुट करते हैं, ये बन गया 2 प्लस a प्लस d क्या बन जाएगा, 2 प्लस d प्लस 2 प्लस 2d प्लस 2 प्लस 3d प्लस 2 प्लस 4d। ध्यान से देखेंगे, 2 4 6 8 10, कांस्टेंट 10 है। वेरिएबल्स पे आते हैं, 1 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 10d। पहली 5 टर्म का सम आ गया 10 plus 10d, क्योंकि आपको टर्म सीधा गिवन थी और मेरे को SN का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे को सीधा नजर आ रहा है, सीधा सीधा। नेक्स्ट इज सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या है, ध्यान से देखेंगे, दीज आर द नेक्स्ट 5 टर्म, 1 2 3 4 5। चलिए 2 2 2 2 2, कितनी बार 2 आ रहा है, 5 बार 2 आ रहा है। चलिए मैं लिख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस 5d प्लस 2 प्लस 6d प्लस 2 प्लस 7d प्लस 2 प्लस 8d प्लस 2 प्लस 9d। ध्यान से देखेंगे, 5 बार 2 आया है, इसका मतलब 10 प्लस, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 और 6 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 प्लस 9 इज 35। तो योर सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स इज 10 प्लस 35d। चलिए अगर मैं इसको फॉर्मूला में पुट करने की कोशिश करूं, कौन सा जो इन्होंने बताया था उसमें पुट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 10 प्लस 10d, यही कह रहा है, 10 प्लस 10d इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स 10 प्लस 35d। चलिए कोई बात नहीं, d की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बन जाएगा 4, इधर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इट बिकम्स 40 प्लस 40d इज इक्वल्स टू 10 प्लस 35d। ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 40 माइनस 10 इज 30। लाइक टर्म्स एक तरफ, हमने लाइक टर्म्स को एक तरफ लेके जाना है। 30 इज इक्वल्स टू 35d माइनस 40d इज माइनस 5d। Therefore d की वैल्यू आ गई 30 अपॉन माइनस 5 which is nothing but minus 6। तो your d is minus 6 and your a is 2। Now d is minus 6, हम यहीं पे लिख लेते हैं, आपको a20 कैलकुलेट करना है। a is your 2 and d is your minus 6। We will put value in a20। a20 is a plus, फॉर्मूला में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, a is 2 plus 19 into minus 6। तो आपको a20 कैलकुलेट करना है, 2 19 into 6 is minus 114। तो a20 आपका आ गया minus 112, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। बड़ा इजी है, कुछ भी मुश्किल चीज नहीं थी, जो आपको जो चीजें पहले से आती हैं वही हैं, बस थोड़ा सा आपको टर्म्स को लेट करना, कैसे लेट करना है, क्या करना है, वो देखना पड़ेगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। आप ये नोट करेंगे, हम 4th क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है,
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी? एपी क्या गिवन है? -6 -11/2 -11/2 -1 एक इनफाइनाइट एपी गिवन है. व्हाट इज इनफाइनाइट एपी? जिसकी लास्ट टर्म नहीं पता. आर नीडेड टू गिव द सम. कहता कि अगर आपके पास कुछ एक एपी की टर्म्स हैं, आप कितनी टर्म्स को सम करोगे कि जो सम आए वो कितना आए? -25 आए. बेसिकली अगेन व्हाट ही इज आस्किंग इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. n कितना आएगा? n कितना मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी? -5 के बाद हम और कितनी टर्म्स लिखेंगे कि जब हम इन टर्म्स को ऐड करें तो हमारा सम आ जाए -25. अगेन ही इज आस्किंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. अगेन पूछा क्या है? सम दिया हुआ है. सम की वैल्यू क्या गिवन है? -25. चलिए एक वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं. अगर आपको सम गिवन है कितनी टर्म्स का? n टर्म्स का. क्योंकि आपको अभी n नहीं पता n क्या है, बट सम की बात हो रही है. चलिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. अगेन चलिए इस फॉर्मूला को एक बार देखते हैं. क्या आपको n पता है? नहीं पता. n पता है? नहीं पता. a की वैल्यू पता है? जी बिल्कुल पता है. d कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ जी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ap की 3 टर्म्स गिवन है. चाहे ap की 2 टर्म्स भी गिवन हो पर बताया गया हो कि दिस फॉर्म्स एन ap, तो आपको तीसरे में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सीरियसली ये ap बन भी रहा है या नहीं. यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स. चलिए what is your a? a is your -6. what is d? d is nothing but a2 minus a1, और जिसको हम a भी कह देते हैं. it is -11/2 +6 क्यों? क्योंकि 6 नेगेटिव था. इस नेगेटिव की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर कॉमन डिफरेंस विल बी हाफ 1/2. चलिए वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे Sn. what is Sn? सम ऑफ n टर्म्स. n आपको पता नहीं है कितना है, पर सम ऑलरेडी आपको गिवन है which is -25 is equals to n/2. what is n? नहीं पता. upon 2 2a. what is a? a की वैल्यू इज -6 पता है into -6 प्लस अगेन n की वैल्यू नहीं पता. d की वैल्यू इज हाफ. चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. -50 इज इक्वल्स टू n times 6 into 2 is -12 plus n-1 into half. चलिए -50 is equals to n को बाहर रखते हैं. ये जो 2 है इसको चाहे आप एलसीएम ले लो चाहे सबके साथ. चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार सबके साथ. ये बन जाएगा -12n. n को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया. -12n प्लस n टाइम्स n-1 अपॉन 2. एलसीएम ले लेते हैं. -50 इज इक्वल्स टू -24n प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2. अगेन ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये बन जाएगा -100 इज इक्वल्स टू -24n प्लस n स्क्वायर माइनस n. एक हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई. चलिए कौन सी इक्वेशन फॉर्म हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. ये बन गया -100 इज इक्वल्स टू -24n और -n बन गया -25n प्लस n स्क्वायर. हम सारे टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं. ये बन जाएगा 25. लेट्स से हम 100 को -100 को इधर लेके जाते हैं. ये बन जाएगा n स्क्वायर. अगर मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूं -25n प्लस 100. ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. n स्क्वायर -25n प्लस 100. चलो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने की कोशिश करते हैं. n स्क्वायर -25n प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया. मल्टीप्लीकेशन करके 100 बनना चाहिए और प्लस माइनस करके -25 बनना चाहिए. 25 जब आपको
आप इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा -20n -5n, क्योंकि -20 -5 दोनों सम करके -25 बनते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे -20 और -5 को, आंसर इज 100 इज इक्वल्स टू 0। हम n कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा n-20, अगेन n-20, यही तरीका है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने का। नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं, n-5 n-20 इज इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू या तो n-5 इक्वल टू 0 होगा और n-20 इक्वल टू 0 होगा। n की वैल्यू, ध्यान रखना, जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई करके 0 बन रही है, जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई करके 0 बना रही हैं, क्या ऑप्शन हो सकता है? एक ही ऑप्शन हो सकता है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इसीलिए हम इस स्टेप के बाद दोनों को अलग अलग से 0 के इक्वल कर देते हैं। तो n की वैल्यू आ गई, या 5 होगा और 20। तो n की वैल्यू आ गई, n इज इक्वल्स टू 5 और n इज इक्वल्स टू 20। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आप इसको नोट करेंगे। हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1 अपॉन q, pth टर्म आपकी है 1 अपॉन q। चलिए जी, एंड qth टर्म इज 1 अपॉन p, और qth टर्म जो है दैट इज 1 अपॉन p। ठीक है जी, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, ये प्रूव करना है, इज इक्वल्स टू हाफ pq प्लस 1, हाफ pq plus 1 where p is not equal to q. This is to prove, you have to prove this. Basically you have to find sum of pq terms. अब ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, आपके पास pth टर्म पता है, qth टर्म पता है, सम ऑफ pq टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको सम ऑफ pq टर्म्स कैलकुलेट करना है तो आपको बेसिकली निकालना क्या पड़ेगा, सम निकालने के लिए। अगेन अगर मैं सम का फॉर्मूला लिखूं, n, मैं n मान लेती हूँ, अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए n/2 2a plus n minus 1 and 2t। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो यहाँ पे गिवन है कि आपको pq टर्म्स का सम निकालना है। चलिए उसके बाद यू हैव टू कैलकुलेट a विच इज फर्स्ट टर्म, यू हैव टू कैलकुलेट d विच इज कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं इन टर्म से क्या निकालना चाहूं, इन दोनों टर्म से, pth टर्म और qth टर्म से, आपको a और d की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए जी शुरू करते हैं। व्हाट इज pth टर्म? pth टर्म का मतलब अगर मैं कहूं nth टर्म, तो आप nth टर्म का क्या फॉर्मूला लिखेंगे? nth टर्म इज नथिंग बट a plus n minus 1 into d। अगेन वही बात pth टर्म भी होती है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, n की जगह p आ जाए, a b आ जाए, r आ जाए, s आ जाए, t आ जाए, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बस आपने n को रिप्लेस कर देना है p के साथ। तो योर pth टर्म इज नथिंग बट a plus p minus 1 into d is equals to 1 upon q। What is your qth term? Qth term is nothing but a plus q minus 1 into d which is equals to 1 upon p। आपको क्या कैलकुलेट करना है? a और d। अब आप ध्यान से देखेंगे, a दोनों सेम है, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लूं, सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इससे a कैंसिल हो गया, आपका सिर्फ एक वेरिएबल रह गया which is d। Now we will calculate the value of d। बेसिक यही है कि आपको जब भी सम पूछा जाए, you have to calculate first term a and the common difference d, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको गिवन है तो ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें निकालेंगे, या तीनों वेरिएबल में से जो भी आपको वेरिएबल कैलकुलेट करना है, उस वेरिएबल को कैलकुलेट करने का nth टर्म जो हमारा फॉर्मूला था, उसी से किसी ना किसी तरीके से हम a और a कैंसिल हो गया, इसको हम लिखते हैं p minus 1 times d माइनस q minus 1 times d, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया था नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से, ये बन गया 1 upon q minus 1 upon p। चलिए जी,
अब ये डी कॉमन है, डी दोनों। चलो अगर डी को कॉमन ले लूं, डी को कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, p माइनस वन। अब ध्यान से देखेंगे, ये अगर मैंने d प्लस कॉमन लिया है तो ये माइनस q को बना देगा माइनस, और इस माइनस वन को बना देगा प्लस वन, इज इक्वल्स टू वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन p। चलिए d की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। वन प्लस में है, वन माइनस में है, कैंसिल हो गया। d की वैल्यू विल बी, अगर मैं इसका एलसीएम लेने की कोशिश करूं तो इसका एलसीएम आ जाएगा p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। और यहाँ पे अगर चल इसी स्टेप में मैं इसको लिख लेती हूँ p माइनस क्यू। अब ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे d इंटू पी माइनस क्यू है और राइट हैंड साइड पे p माइनस क्यू है। p माइनस क्यू और p माइनस क्यू दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपकी जो d की वैल्यू आती है दैट इज वन अपॉन पी क्यू। तो जो आपकी d की वैल्यू यहाँ से आती है दैट इज वन अपॉन पी क्यू। चलिए d की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। हम d की वैल्यू से p की वैल्यू a की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, पुट d is equals to 1 upon pq in, this is equation 1 and this is equation 2. Let's say in equation 1, equation 1 में वैल्यू पुट करते हैं, ये बन जाएगा a plus p minus 1 into d is nothing but 1 upon pq is equals to 1 upon q। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको a की वैल्यू चाहिए तो a एक तरफ रहेगा, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी। इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस, चाहे आप यहीं पे ब्रैकेट ओपन कर लो, चाहे उस साइड लेके जाके करो, आपकी मर्जी है। चलिए यहीं पे अगर हम ब्रैकेट ओपन करने की कोशिश करें तो ये 1 अपॉन पी क्यू, पी से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी होगा। चलिए करते हैं, p अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू। a प्लस p और p कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन q बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन q। अब आप ध्यान से देखेंगे, 1 अपॉन q इधर पॉजिटिव है, 1 अपॉन q इधर भी पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यही होता है जब पूरी इक्वेशन में इधर भी प्लस में हो, यहाँ पे भी सारे प्लस में हो, तो जो चीजें दोनों तरफ सेम होती है वो कैंसिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये 1 अपॉन q अगर इधर जाता तो भी नेगेटिव हो जाता, तो एक प्लस और दूसरी वही क्वांटिटी सेम में नेगेटिव में है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ से हमारा जो a की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन पी क्यू, इधर जाके प्लस 1 अपॉन पी क्यू बन जाएगा। तो p की q की वैल्यू थी d की वैल्यू थी 1 अपॉन पी क्यू और a की वैल्यू भी आ गई 1 अपॉन पी क्यू। चलिए जी, सम में वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज सम? सम किसका निकालना है आपको? सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स का। पी क्यू is nothing but n by 2, n क्या आ जाएगा? n is nothing but pq by 2, 2 into what is a? a is 1 upon pq, 2a plus n is again pq minus 1 into d is again 1 upon pq। हमने क्या किया है अभी तक? a की वैल्यू कैलकुलेट की है, d की वैल्यू कैलकुलेट की है और उसको सिंपली इक्वेशन में पुट कर दिया है। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। pq by 2, sum of pq terms is nothing but pq by 2। हम इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 2 अपॉन pq प्लस इसको सॉल्व करेंगे। अब अगेन ये ब्रैकेट है, ये 1 अपॉन pq से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 अपॉन पी क्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये बन जाएगा पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए, पी क्यू अपॉन 2, बाहर जो पी क्यू अपॉन 2 है वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि पी क्यू क्यों आया? क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? सम ऑफ पी क्यू टर्म्स, इसीलिए हमने क्या पुट कर दिया? पी क्यू अपॉन 2 पुट कर दिया। चलिए, ये बन गया 2 अपॉन पी क्यू प्लस, ध्यान से देखेंगे, पी क्यू अपॉन पी क्यू इज नथिंग बट 1, पी क्यू अपॉन पी क्यू इज नथिंग बट 1, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, चलिए कोई बात नहीं, इसको 1 ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 1 अपॉन पी क्यू। अगेन ध्यान से नोट करेंगे, क्या चीज नोट करेंगे? वो ये चीज नोट करेंगे, 2 अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू, 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, कितने एक्स बन गए? 1 अपॉन एक्स।
2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन एक्स। चाहे आप इसका एलसीएम ले लो वही आ जाएगा। 2 अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज नथिंग बट 1 अपॉन पी क्यू प्लस 1। ये हमारा आ गया फर्स्ट यहां तक का स्टेप। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कैसे? कुछ नहीं मुश्किल है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो 1 है 1 के साथ एलसीएम में ये नहीं है, तभी मैं इसको बाहर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकती हूँ। तो इसको बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ब्रैकेट का। ये बन गया पी क्यू अपॉन 2। ब्रैकेट में जब मैंने एलसीएम लिया ये बन गया 1 प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू। जब मैंने इसका एलसीएम लिया, या एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा आंसर है क्या। चलिए 1 प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू, सम ऑफ पी क्यू टर्म्स इज, ये पी क्यू और ये पी क्यू दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अगर ये पी क्यू और ये पी क्यू आपस में कैंसिल हो गए तो बाहर क्या बचा 1 अपॉन 2 और अंदर क्या बच गया 1 प्लस पी क्यू। बिल्कुल वही जो आपको चाहिए था, सिर्फ डिफरेंस क्या है, हमने ये पी क्यू को बाद में लिखा है। चलिए हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं पी क्यू प्लस 1। तो रिक्वायर्ड आंसर इज, जो आपको चाहिए, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। सम ऑफ पी क्यू टर्म्स इज हाफ टाइम्स पी क्यू प्लस 1। सिंपल कैलकुलेशन यूज की है, वही फॉर्मूले यूज किए हैं जो हमने 10th में पढ़े थे। जो बिल्कुल वही फॉर्मूले जो हमने 10th में पढ़े थे वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी अलग चीज नहीं है। इट्स जस्ट कैलकुलेशन और कहाँ पे आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। चलिए अब चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज 116। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट क्योंकि हम ऐसे काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले n कैलकुलेट करो, उसके बाद जो बताया गया है वो चीज कैलकुलेट करते हैं। चलिए मैं 6th एक बार आपको लिख के बता देती हूँ कैसे होगा। If the sum of certain number of terms of AP क्या गिवन है, AP is your 25, 22, 3 का डिफरेंस है, नेक्स्ट टर्म विल बी 19, 25, 22, 19 is 160। 19 एक AP है और इसका जो सम है that is 160। Find the last term, find the last term। अब करना क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, पहले हम लोगों को स्पेसिफिकली पूछ लेते थे फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 15th टर्म। इस बार पूछा है फाइंड द लास्ट टर्म। चलिए लास्ट टर्म क्या है ध्यान से देखना। एक एपी है 22, 20, 25, 22, 19 जिसकी कुछ नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, क्योंकि सम अगर बन रहा है एपी का तो ये फाइनाइट एपी ही होगी। ध्यान रखेंगे अगर किसी एपी का सम गिवन है दैट मींस द एपी इज फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी का सम नहीं होगा। चलिए फाइनाइट एपी होगी, अगर फाइनाइट एपी होगी तो जो ये सम है वो सम इज 116, तो आपको कितनी टर्म्स का सम 116 होगा। सपोज आपने इसमें कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट स्टेप इज आप क्या कैलकुलेट करेंगे, अगर ये सम होगा तो सम ये कुछ नंबर ऑफ टर्म्स का तो जरूर होगा। लेट्स से n की वैल्यू आ गई 10, मतलब ये जो 116 है ये 10 टर्म्स का सम है। क्या इसमें 10 से ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं? नहीं हो सकती। इसका मतलब व्हाट विल बी योर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म विल बी योर 10th टर्म। तो 10th टर्म जब आपको n पता चल गया वही आपने an की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। चलिए पहले आप क्या करेंगे, Sn इज n/2 2a plus n-1 into d। इससे आपको जब आप कैलकुलेट करेंगे n की एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि आ रही है, n की वैल्यू आपकी कैलकुलेट आएगी 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो n की वैल्यू कैलकुलेट होगी दैट विल बी 8 अगर n की वैल्यू है, इसका मतलब क्या बोला गया है, फाइंड द लास्ट टर्म। अगर n की वैल्यू 8 है मतलब ये जो S8 है, हमेशा याद रखना जब भी बोले S50 मतलब व्हाट इज द लास्ट टर्म, 50th टर्म। अगर मैं कह रही हूं S8 तो लास्ट टर्म इज 8th टर्म। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया फाइंड द सम ऑफ लास्ट टर्म। अब आप सोचोगे लास्ट टर्म क्या होगी,
लास्ट टर्म वही टर्म होगी जितनी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आई हैं, जो आपका सम आया है कि ये जो 116 है, आप ये तो कैलकुलेट करोगे ना कि 116 कितनी टर्म्स का सम है। मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये 116 जो है वो 8 टर्म्स का सम है। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए, अगर मैं कह रही हूं S8 इज 116, तो लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 8th टर्म, लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 8th टर्म। तो आप क्या निकालोगे बेसिकली, यू हैव टू कैलकुलेट A8, और A8 का फॉर्मूला A प्लस 7D। अगेन A की वैल्यू पुट करो, D की वैल्यू पुट करो, आपका लास्ट टर्म, इस केस में ये जो A8 है दिस इज योर लास्ट टर्म, दिस इज योर लास्ट टर्म। सिंपल वही चीज है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, आपको इस तरीके से ये सॉल्व करना है, कोई भी मुश्किल नहीं है। इसमें A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25, D जो है कॉमन डिफरेंस दैट विल बी 22 माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू -3, D इज -3। आप इसको वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो n आएगा दैट विल बी 8, और 8 जो होगी वो आपकी लास्ट टर्म होगी, हमेशा याद रखना। अगर आ जाए सम ऑफ 110 टर्म्स, तो हमेशा याद रखना दिस 110th टर्म इज द लास्ट टर्म, इज द लास्ट टर्म। चलिए, इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको नोट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP। चलिए, आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP निकालना है। दिस इज आवर 7th क्वेश्चन। ठीक है, जो समझ आया वो मैंने लिख लिया। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP whose kth term is 5k plus 1। कौन सी टर्म गिवन है आपको, kth टर्म गिवन है which is 5k plus 1। चलिए, अगर आपको Sn निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। अगेन वही सम ऑफ n टर्म्स, मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आपको a की वैल्यू चाहिए होगी, d की वैल्यू चाहिए होगी। अच्छा, s की क्यों नहीं, n की क्यों नहीं चाहिए होगी, क्योंकि उन्होंने बोला ही सम ऑफ nth टर्म है। उन्होंने n की जगह कोई वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोला, आपको जनरल Sn का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। बट उस Sn के फॉर्मूला में आपको a की जरूरत भी होगी और d की जरूरत भी होगी। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या हम इसको यूज करके Sn का सम निकालना है, बट kth टर्म में कह दूं फाइंड द सम ऑफ 50 टर्म्स एंड 10th टर्म ऑफ द AP इज दिस। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 50 टर्म्स बट 10th टर्म ऑफ द AP इज दिस। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगा के ये सोचेंगे ना, क्या मैं 10th टर्म से A या D निकाल सकता हूँ। चलिए ट्राई करते हैं। व्हाट इज kth टर्म, अगेन लास्ट मैंने आपको बताया था, चाहे आए pth टर्म qth टर्म, कुछ चेंज नहीं होगा। kth टर्म विल बी नथिंग बट a प्लस k माइनस 1 इंटू d इज 5k प्लस 1। ध्यान से देखेंगे, kth टर्म इज नथिंग बट a प्लस k माइनस 1 इंटू d। चलिए, इससे पहले लेट्स टेक एन AP, लेट्स टेक एन AP with first term A and common difference D। चलिए जी, मैंने ये ले लिया। अब ध्यान से देखेंगे, ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड किस फॉर्म की है, k वेरिएबल के साथ 5 है और एक कांस्टेंट अलग पड़ा हुआ है। चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। a प्लस kd माइनस d इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ वेरिएबल्स हैं, हाँ जी, a है, d है, k है। अब आप जिस फॉर्म में आपका राइट हैंड साइड है, उसी फॉर्म में आप अपने लेफ्ट हैंड साइड को भी कन्वर्ट कर दो। क्या फॉर्म होनी चाहिए, 5 इज योर कांस्टेंट और 5 के साथ k है। यहाँ पे किसके साथ k है, d के साथ k है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, kd
प्लस a माइनस डी को इकट्ठा कर लूं तो मैं इसको किस फॉर्म का बना दूंगी, जिस फॉर्म का मेरा राइट हैंड साइड है उस फॉर्म का मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड बना दूंगी। इससे क्या पता चलेगा, हमेशा याद रखना जब भी कोई इक्वेशंस हैं, एक राइट हैंड साइड पे है एक लेफ्ट हैंड साइड पे है, हमेशा वो इक्वेशन अगर इक्वल होगी तो उनके जो वेरिएबल्स होंगे, जैसे हम कर रहे हैं सपोज मेरे पास ये है k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इधर कुछ ऐसा है 5x प्लस 3y, 5x प्लस लेट्स से यहाँ पे प्लस y और यहाँ पे है प्लस p माइनस 1 इंटू वाई। हमेशा याद रखना अगर ये इक्वेशन है दोनों तरफ लीनियर इक्वेशन होगी, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, अब बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, तो एक ही केस हो सकता है x का कोफिशिएंट ऑफ x अगर इस साइड k माइनस 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 5, तो याद रखना बोथ विल बी इक्वल। इस साइड x का कोफिशिएंट अगर k माइनस 1 है और इस साइड x का कोफिशिएंट 5 है तो दोनों बराबर होंगे। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा y के कोफिशिएंट भी बराबर होंगे, p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, हमेशा ये चीज होगी ही होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, k मेरा वेरिएबल है तो इस यहाँ पे जो k का कोफिशिएंट होगा वो 5 के इक्वल होगा, तो kd इज इक्वल्स टू 5k, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू आ गया 5, कॉमन डिफरेंस आपका 5 आ गया, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर d 5 आ गया तो a माइनस 1 किसके इक्वल होगा, अगर ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है तो ये वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली 1 के इक्वल हो जाएगा, तो a माइनस डी इज इक्वल्स टू 1, d की वैल्यू आ गई 5, a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू आ गई 6। तो इससे हमारा जो फर्स्ट टर्म निकल आई 6 और जो हमारी कॉमन डिफरेंस है वो निकल आया 5। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, Sn का फॉर्मूला हम पुट कर लेते हैं n by 2, 2 into a is nothing but 6 plus n minus 1 into what is d, d is 5। चलिए जी n by 2 12 plus 5n minus 5, n by 2 12 minus 5 is 7 plus 5n, तो ये बन गया आपका Sn। ये चीज है जो आपको अच्छी तरह से नोट करनी है क्योंकि ये काफी जगह क्वेश्चंस में यूज होने वाली है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे कि कैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अगर वेरिएबल्स आपके सेम हो तो उन वेरिएबल के कोफिशिएंट आपके कैसे इक्वल बन जाते हैं, ये चीज आप ध्यान से नोट करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन पर, आप इसको नोट करेंगे, हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is, if the sum of n terms, this is our 8th question, n टर्म्स का जो सम है वो आपको गिवन है qn plus qn pn plus qn square, pn plus qn का स्क्वायर, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। आगे क्या पूछता है, where p and q are constant, ठीक है जी, p and q are constants, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है टू फाइंड d। अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस किस फॉर्म का होगा, हमेशा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म an स्क्वायर प्लस bn। अगर सम इस फॉर्म का है तभी वो AP होगी, पहली चीज। दूसरा चीज हमने पढ़ा था अगर आपके पास ये आ जाए, आपको लिखा हो कि एक sum of number of terms of a sequence is an square plus bn, in such cases your d is nothing but 2 times a, your d is nothing but 2 times a। तो इस केस में आपका जो सीक्वेंस है वो है qn square plus pn, तो what is your a here, a is your q,
तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2 टाइम्स क्यू। चलिए ये तो रही अगर आप ऑब्जेक्टिव तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप सब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा हम वैल्यू पुट करने की बात करते हैं। हम एक एपी ले लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी। फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी। चलिए जी पुट करने की बात शुरू करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी। वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू जो हमारी आ जाएगी इसको पुट करने के बाद वो होगी Sn will be equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। यही हमारा कॉमन डिफरेंस, यही हमारा Sn बनेगा। अब ये किसके इक्वल है? Sn की वैल्यू क्या है यहाँ पे? Sn की वैल्यू है Pn प्लस Qn का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जैसी है उसको वैसे ही रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा n by 2 2a प्लस nd माइनस d, nd माइनस d। चलिए pn प्लस qn स्क्वायर इज इक्वल्स टू n by 2 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। n by 2 इंटू 2a, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा an प्लस n by 2 into nd will be n square d by 2 minus n by 2 into d nd by 2। अब ध्यान से एक चीज नोट करेंगे यहां पर, आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन n। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है किस टर्म्स में? n के टर्म्स में। जैसे हम कहते हैं इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x, मतलब वेरिएबल जो है उस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो x है। पर इस केस में हमारा जो पॉलिनोमियल है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल क्या है? n वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड साइड भी इसी तरीके से इक्वेशन को बदल देंगे, इसी तरीके से पॉलिनोमियल को बदल देंगे कि जो n के साथ जितने भी कोफिशिएंट है वो एक साथ और n स्क्वायर के साथ के कोफिशिएंट एक साथ कर लेते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। Pn प्लस Qn स्क्वायर इज इक्वल्स टू n। तो मैंने n कॉमन लेके a माइनस d by 2 प्लस n स्क्वायर d by 2। अब ध्यान से देखेंगे n का कोफिशिएंट क्या है? p, और यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या है? a माइनस डी बाई 2। मतलब जो p होगा विल बी इक्वल टू a माइनस डी बाई 2। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि अगर आपके पास इस साइड जो वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है उसके जो वेरिएबल है वो दूसरे साइड के जो राइट हैंड साइड पे पॉलिनोमियल है उसके वेरिएबल से के सेम है, दोनों साइड वेरिएबल सेम है, तो जो इस साइड के वेरिएबल के कोफिशिएंट होंगे वो राइट साइड के वेरिएबल के कोफिशिएंट से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, क्योंकि दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू दिस पॉलिनोमियल। ही एक ही केस में हो सकता है। अगर मैं कहूं Pn प्लस Qn स्क्वायर इज इक्वल टू अनदर पॉलिनोमियल, तो ये तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे जो n का कोफिशिएंट है वो दूसरी साइड जाके बदल जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे ये p किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू a माइनस डी बाई 2, और ये जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट इस तरफ है वो इस तरफ के n स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होगा विच इज d बाई 2। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? यू हैव टू फाइंड d। तो मैं अगर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ n स्क्वायर बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड से n स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करती हूँ। इक्वेट करने पे आपको पता चला यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपका n स्क्वायर का कोफिशिएंट q है और लेफ्ट साइड पे है d बाई 2। तो आपकी d की वैल्यू आ गई 2q। ये था सब्जेक्टिव के लिए। अगर हम ऑब्जेक्टिव कर रहे होते तो हमारा आंसर 10 सेकेंड्स में निकल जाता। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव के लिए कर सकते हैं और ये है सब्जेक्टिव तरीका।